अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ जारी जंगी कशीदगी के तनाजुर में जंग बंदी के मौक़िफ़ से अचानक पीछे हटना और अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप का जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। जैसा कि पहल अमेरिकी सदर की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा था कि इस जारी जंग को महदूद रखा जाएगा और किसी न किसी मरहले पर जंग बंदी की राह हमवार की जाएगी, लेकिन हालिया बयानात ने इस तासुर को बदल कर रख दिया है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने के बाद यह खदशा बढ़ गया है कि मशरिक़ वस्ता में जारी ये कशीदगी मज़ीद वसी जंग में तब्दील हो सकती है। ख़ास तौर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई के पहले खिताब के बाद डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कह रहे हैं कि ईरान एक शरपसंद सल्तनत है और ईरान को इस जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब इस सूरत हाल ने आलमी बरादरी के लिए सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर बड़ी ताकतें खुद जंग बंदी के उसूलों से पीछे हट जाएं तो फिर आलमी निज़ाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की हैसियत क्या रह जाती है, क्योंकि ये जंग सिर्फ अस्करी महाज तक महदूद नहीं बल्कि इसके सियासी और कानूनी पहलू भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आलमी क़वानीन इस तरह के तनाज़ात को रोकने में वाकई मौसर है या फिर ताकतवर रियासतें उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। उसूली तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी रियासत को दूसरे मुल्क के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ दो सूरतों में होती है। पहली सूरत यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसकी मंजूरी दे, जबकि दूसरी सूरत में कोई रियासत अपने दिफा में कार्रवाई कर रही हो। ये उसूल दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसलिए वज़ा किए गए थे ताकि दुनिया को एक बार फिर बड़े पैमाने की जंगों से बचाया जा सके। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो आलमी सियासत में ताकत का तवाज़ुन अक्सर इन उसूलों पर गालिब आ जाता है। आलमी कवानीन को मौसर बनाने के लिए 2002 में नीदरलैंड के शहर दी हेग में बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी ICC कायम की गई थी और इस अदालत का मकसद ये था कि जंगी जराइम, नस्ल कुशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मरतकब आलमी रहनुमाओं का एहतसाब किया जा सके। लेकिन 2 दहाइयों के अरसे में इस अदालत की कारकर्दगी महदूद रही है और ICC अब तक चंद ही मुकदमात में सजाएं दे सकी है जिनमें ज़्यादातर मुल्ज़िमान अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरी जानिब बड़ी ताकतें अक्सर इस अदालत के दायरा कार से बाहर रहती हैं। अमेरिका ने तो ICC के मुआहदे की मंजूरी ही वापस ले ली थी और बाद में एक ऐसा कानून भी मंजूर किया जिसे गैर रस्मी तौर पर हेग इन्वेजन एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत अमेरिका अपने शहरियों या फ़ौजियों को ICC के हवाले करने से इनकार कर सकता है और अगर कभी अदालत ने अमेरिकी शहरियों को तलब किया तो उन्हें छुड़वाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त भी मौजूद है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए कार्रवाई का इख्तियार हासिल है, लेकिन यहाँ भी ताकत की सियासत नुमाया नज़र आती है। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर हासिल है। माहिरीन के मुताबिक अगर इनमें से कोई भी मुल्क या इसका इत्तेहादी किसी तनाज़े में शामिल हो तो एक वीटो किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए काफ़ी होता है। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी कानून अक्सर ताकतवर रियासतों की सियासी क़ुव्वत के सामने कमज़ोर दिखाई देते हैं। मौजूदा ईरान अमेरिका कशीदगी भी इसी हकीकत की एक मिसाल बनकर सामने आ रही है, जहाँ आलमी कवानीन जंग को रोकने में मौसर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जहाँ आलमी कवानीन बेबस हों वहाँ जंग को रोकने का वाहिद रास्ता सालसी और मुज़ाकरात ही रह जाता है। जब आलमी कवानीन या इदारे तनाज़े को रोकने में नाकाम दिखाई दे तो इलाकाई और आलमी ताकतों को सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी कम करने की कोशिश करना पड़ती है। यही वजह है कि इस वक्त कई ममालिक पसे पर्दा सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है ताकि मशरिक़ वस्ता को बड़े पैमाने की जंग से बचाया जा सके। इसी तनाजुर में पाकिस्तान भी सफारतकारी के मैदान में खासा मुतहरिक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि खित्ते में अमन के बगैर न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ेगा बल्कि आलमी मईशत भी शदीद मुतासर हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि कशीदगी को कम करने के लिए हर मुमकिन सफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाए और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। अब आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस हवाले से मिस्र और ओमान के साथ भी सफारती राब्ते तेज़ कर दिए। ये दोनों ममालिक माजी में भी मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा करते रहे, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक इसके खिलाफ जारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद नहीं होती वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई हैं क्योंकि कई ममालिक ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में एक मुतवाज़िन किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा भी इसी तनाजुर में खासी अहमियत इख्तियार कर गया है। सऊदी अरब खित्ते की बड़ी ताकत होने के साथ साथ ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अहम ताल्लुकात रखता है। ऐसे में पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए कोई मुश्तरका सफारती हिकमत अमली तरतीब दे। पाकिस्तान के लिए ये मामला सिर्फ सफारतकारी तक महदूद नहीं बल्कि उसके अपने कौमी मफादात भी इससे जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अपने कई जो स्टेक्स हैं वो इस तमाम तर तनाज़े में दाव पर लगे हुए हैं। सबसे अहम
पहलू तवानाई और तेल की सप्लाई का है, क्योंकि मशरक़ वस्ता में जंग की सूरत में आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा। इसके अलावा खलीजी ममालिक में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं और किसी भी बड़े तनाज़े की सूरत में उनकी सलामती भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि खित्ते में अमन बरकरार रहे। दूसरी जानिब ज़मीनी सूरत हाल मुसलसल कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। हालिया इतलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस हमले में जदीद मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और तैयारा बरदार जहाज़ को नुकसान पहुँचा है। ये हमला बहरा ओमान में ईरान की समुद्री हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर किया गया है। गो कि अमरीकी हुक्काम ने इस दावे की मुकम्मल तस्दीक नहीं की है, लेकिन इस वाक़े ने खित्ते में कशीदगी को नई सतह तक पहुँचा दिया है। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों का दायरा भी वसीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतलात के मुताबिक तेल अवीव और खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर शदीद अफरा तफरी देखी गई। मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि कई परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इसी दौरान इराक में जारी अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हादसा फ्रेंडली एयर स्पेस में पेश आया, लेकिन ईरान के हिमायत याफ्ता एक गिरोह ने दावा किया है कि इस तैयारे को उन्होंने मार गिराया। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। दुबई एक बार फिर ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा है, जहाँ फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान गिरने वाले मलबे से एक इमारत के बैरूनी हिस्से को नुकसान पहुँचा। इसी तरह सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने 45 से ज़ायद ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। अब ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि जंग का दायरा सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरा खित्ता इसके असरात की जद में आ चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों के बाद अमरीकी क़यादत के अंदर भी तशवीश है कि बढ़ती चली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों से खौफजदा हो गई है। यही वजह है कि अमरीकी हुक्काम ने जौहरी हमलों से महफूज खुसूसी जो डूम्सडे बंकर्स हैं वो ख़रीदना शुरू कर दिए हैं, जबकि टेक्सास में कायम एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस बात की तस्दीक की है कि ट्रंप कैबिनेट के 2 अरकान ने बम प्रूफ बंकर्स खरीदे हैं। ये बंकर्स ड्रोन हमलों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और मुमकिन जौहरी जंग से बचाव के लिए तैयार किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कशीदगी के बाद इन बंकर्स की खरीदारी के लिए मांग में भी 10 गुना इजाफा हो गया है। सिर्फ अमरीकी हुक्काम ही नहीं, बल्कि दुबई के चंद अरबपति अफराद ने भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसे बंकर्स खरीदने के लिए कंपनी से रब्ता किया है। ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि खित्ते में जारी कशीदगी ने न सिर्फ आम शहरियों बल्कि आलमी अशराफिया को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अनसर्टनिटी लूम्स, गैर यकीनियत है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार कुछ कहते हैं, अगली बार बयानात अक्सर मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। यूँ लगता है कि जैसे अमरीका इस वक्त चाह के भी इस जंग से निकल नहीं पा रहा है, यानी आगे खड्डा पीछे खाई वाली सिचुएशन बनी हुई है। कोई सेफ पैसेज, सेफ एग्जिट या कोई कम अज़ कम ऐसा नैरेटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जो अमरीका के लिए सूदमंद हो, कि जिससे वो कम अज़ कम इस महाज से, इस महाजराई से कम अज़ कम सेफली बाहर आ सके। आपको भी ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है? देखें, इस वक्त जो गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान जो वर्ल्ड जियो पोलिटिकल अफेयर्स है ना, उन्होंने एक ऐसी रवायत की बुनियाद रख दी है जिसके तहत कोई भी जो बड़ी ताकत है वो किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स को, यूनाइटेड नेशंस को और इंटरनेशनल लॉज को पस से पुश्त डालते हुए कोई भी बहाना बना के किसी भी कमज़ोर रियासत के ऊपर हमला कर सकती है। और ये सिलसिला इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान और फिर अभी वेनेज़ुएला और अब ईरान के ऊपर आके मुनतज होता है। उधर से आप यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, उधर ताइवान और चाइना का भी इशू आपके सामने है। तो इस वक्त जो दुनिया है वो एक तरह से अनार्की के अंदर मौजूद है, जहाँ पे कोई आलमी कानून, कोई इंटरनेशनल लॉ का जो फोरम है वो आपको एक्टिवेट नज़र नहीं आ रहा, और ना ही दुनिया में कोई ऐसी सीन लीडरशिप आपको नज़र आ रही है जो इस सारे सिनेरियो के अंदर रेजिस्ट कर सके, मुज़ाहमत कर सके उन तमाम अग्रेसर्स के खिलाफ जो दुनिया को अनरेस्ट और इस डिस्टर्बेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब का ताल्लुक है तो बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त डेस्परेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह चाहा था कि वेनेज़ुएला की तरह से एक छोटा सा 2-4 दिन के ऊपर मबनी
नहीं मैं एक यहाँ पे अटैक करूंगा, एक कार्रवाई करूंगा और उसके नतीजे में यहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगा। और वो ये सारी कार्रवाई उस इजराइल और नेतन्याहू के कहने के ऊपर कर रहा था, जो गुज़िश्ता 40 साल से मुसलसल झूठ बोल के दुनिया को ये रियलाइज करवा रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ईरान बनाने जा रहा है, और वो बना चुका है एक तरह से। तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इस वक्त वो एक ऐसी दलदल में हर गुजरते दिन के साथ फंसते जा रहे हैं। देखें, जो ईरान की इस वक्त स्ट्रैटेजी है ना इस जंग को लड़ने की, वो लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रैटेजीज के तहत इस जंग को लड़ रहा है। ये कोई रवायती सिमेट्रिक वॉरफेयर आपको नजर नहीं आ रहा, जहां पे ईरान जो है वो अमेरिका या इजरायली जो फोर्सेस हैं उनका टैंक्स के साथ या एयरफोर्स के साथ जवाब दे रहा है। ईरान ने जो स्ट्रैटेजी 2003 के बाद इराक के अंदर अप्लाई की, और वो स्ट्रैटेजी 2011 के बाद जो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर उसने अडॉप्ट की थी, लॉन्ग फेयर एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसके तहत आप दुश्मनों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आते, आप डिफरेंट प्रॉक्सीज जो हैं वो उनको प्रमोट करते हैं, उनको इकोनॉमिकली मिलिटरीली सपोर्ट देते हैं, और वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके दुश्मन के जो इंटरेस्ट होते हैं उस खित्ते के अंदर उसको निशाना बनाते हैं। तो इस वक्त आप पूरे मिडल ईस्ट के अंदर देखते हैं कि जो फ्रंट लाइन थी इजराइल की और अमेरिका की अगेंस्ट द ईरान, वो तमाम मिलिट्री बेसिस थी जो उस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर आपको नजर आती हैं, और ईरान ने चुन चुन कर उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया। बहरीन के अंदर 5th फ्लीट तबाह कर दिया गया, अल उदीद एयर जो उनका एयर बेस था वो तबाह कर दिया गया, सऊदी अरेबिया के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, इवन क्या टर्की के ऊपर 3 मजाइल जो हैं वो जा रहे थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। फिर आपको कब्रस के ऊपर भी मजाइल जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इजराइल कर रहा है। देखिए, जो इस वक्त दोनों ममालिक के मफादात थे, अमेरिका के और इजराइल के, अमेरिका के तो जितने मफादात इस रीजन में थे ना, वो तो सारे के सारे वो मरवत के कहने के ऊपर वो तो बढ़ गए हैं। मतलब उन तमाम मफादात को जो जद पड़ी है आने वाले 20, 30 या 40 साल तक, उसको रिकवर करना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी जाए कि अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर बूट ऑन द ग्राउंड लेके आए और कम से कम 5-10 साल तक उनकी फोर्सेस ईरान के अंदर मौजूद रहें, यहाँ का रजीम चेंज किया जाए और खित्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी हो, और फिर दुनिया जिसने अपनी इकोनॉमी जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ लेके आए थे, उनकी थोड़ा सा जो ट्रस्ट है इस खित्ते के ऊपर बिल्ड हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इजराइल को देखते हैं तो वो अपने तमाम मफादात को हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का अल्टीमेट जो स्ट्रैटेजी रही है इस जंग के अंदर, वो थ्रेट को मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही वो थ्रेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो ईरानियन थ्रेट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और उस कोशिश के अंदर उसकी अल्टीमेट जो शुरू से एक ही ख्वाहिश थी कि जितने भी अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं किसी तरह से इनका बाहमी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो ले आए, और बहुत सारे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए देखिए। अगर आप इजराइल की आप ज्योग्राफी को देखते हैं ना, तो इधर से इजिप्ट को भी वो डोमिनेट कर रहा है, कर चुका है, लेबनान को डोमिनेट कर चुका है, सीरिया को डोमिनेट कर चुका है, जॉर्डन को डोमिनेट कर चुका है। अपने हमसायों से उसको कोई खतरा नहीं है। अब एक ही मुल्क था जो उसकी डोमिनेशन के अंडर नहीं आ रहा था, और वो ईरान है। और उसकी तबाही अल्टीमेटली आप देखते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और वहाँ की जो एटॉमिक तनसीबात को तबाह करना, या जो भी उसकी कैलकुलेशन थी सही या गलत, बहुत हद तक वो इजराइल की फेवर में जा रही है। जितना ये खित्ता अनरेस्ट के अंदर होगा, जितना इस खित्ते के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, उतना जो इजराइल है वो एक महफूज तस्वुर करेगा अपने आप को। इजराइल की सिक्योरिटी का मतलब है कि खित्ते के तमाम मुल्क इनसिक्योर हो जाएं, और अगर खित्ते के तमाम मुल्क सिक्योर्ड हैं तो इजराइल अपने आप को इनसिक्योर समझता है। डॉक्टर साहब देखिए, अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो जो ब्रदरली कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, रिटेलिएट नहीं किया गया जो ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों के ऊपर अटैक्स किए गए, वो यूएई हो, वो कतर हो, या वो दीगर नेबरली कंट्रीज़ हों, वो नहीं हुआ उनकी तरफ से। तो फिर भी जो सैनिटी है वो प्रिवेल की है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए हैं, इसमें पाकिस्तान का भी रोल बड़ा पॉइज्ड और बड़ा बैलेंस्ड रहा है एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड। तो आप अगर ये प्रोलॉन्ग करती है जंग, तो फिर वो कहते ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो फिर क्या बेफिटिंग रिस्पॉन्स होगा सर? देखिए, जैसे जैसे ये जंग प्रिवेल करेगी ना, तो इस जंग का जो फैसला है ना वो मैदान जंग में नहीं होना, इसका फैसला जो है वो दुनिया की माईशत के मैदान में होगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर अमेरिका ने और इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, एसोसिएशन है, उसने मिलियंस ऑफ जो बैरल ऑयल है उसको छोड़ दिया मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट के अंदर जो अनरेस्ट है वो कम हो सके। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया में फी बैरल जो कीमत है वो $100 पे आके
ठहर गई है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उनका जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो रहा और उनको ये समझ आ रही है कि ये जंग प्रोलॉन्ग करेगी, और जैसे जैसे ये जंग प्रोलॉन्ग करती जाएगी वैसे वैसे जो यूरोपियन कंट्रीज और पूरी दुनिया में मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक ईच एंड एवरी सिटीजन उसके वॉलेट के ऊपर असर पड़ेगा। और जब उनके वॉलेट्स के ऊपर असर पड़ेगा और उनकी जो किचन बास्केट है वो जब पूरी नहीं हो रही होगी उनके बजट के अंदर, तो उनकी जो दाखिली सियासत है उसके ऊपर दबाव कायम होगा। और जब वो दाखिली सियासत में दबाव आएगा तो उस दबाव के तहत इस जंग का फिर कोई खात्मा होगा, और इस जंग का जो खात्मा है ये होगा फिर ईरान की कंडीशन के ऊपर। देखिए, ईरान का जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, ईरान उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के नुकसानात का मुआवजा लेगा। ईरान जो है वो तमाम गल्फ कंट्रीज के अंदर जो इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं उनके खात्मे की बात करेगा। ईरान जो है वो अपने ऊपर लगी हुई तमाम जो सैंक्शंस हैं उनके खात्मे की बात करेगा। और ईरान जो है इंटरनेशनली जितने भी उनके अकाउंट्स मुंजमद हैं, उनके रिसोर्सेज को इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर मुंजमद किया गया है, उन तमाम अकाउंट्स को रिकवर करने की बात करेगा। तो ये जंग का जो अल्टीमेट खात्मा होगा वो अब ईरान अपनी क्योंकि बका की जंग लड़ रहा है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है दुनिया के लिए। और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि गल्फ कंट्रीज ये बात समझते हैं कि ईरान इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर फंसा हुआ है वो उसने पूरी 40 साल तक अमेरिका के ऊपर बॉम्ब फेंकने के लिए तैयारी नहीं की है या ऊपर इजराइल के ऊपर मिसाइल फेंकने के लिए तैयारी नहीं की है। अल्टीमेटली उसको पता था कि ना तो वो टैंक्स के साथ अमेरिका से जीत सकता है ना अपने जेट्स के साथ जीत सकता है। अल्टीमेटली उसकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है वही इसको प्रोलॉन्ग करती जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों के अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अनरेस्ट आएगा और वो जो अनरेस्ट है वो अल्टीमेटली अमेरिका को उस नीज के ऊपर लेके आएगा जिन कंडीशन का मुतालबा ईरान करेगा। तो ये कंडीशंस का मुतालबा तो ईरान उसी सूरत में कर सकता है ना कि जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये जंग खत्म होगी तो ईरान एज अ मतलब एक फातेह के तौर पर सामने आएगा और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर होगा। देखिए, अभी तक की जंग की सिचुएशन आपको क्या बता रही है? इस वक्त तक कौन फातेह है इस जंग के अंदर? जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के या इजराइल के, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है सिवाय इसके कि आपने लाशों के ढेर लगा दिए? अगर तो लाशों का ढेर लगाना और मकानात को मलबे का ढेर बनाना ये आपका ऑब्जेक्टिव था तो ठीक है, अमेरिका और इजराइल जीत चुके हैं। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव ये थे कि हमने रजीम को चेंज करना है, हमने उनकी एटमी तनसीबात का खात्मा करना है, हमने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करना है, हमने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करना है, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद करवाना है, तो उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ईरान इस जंग को अपनी आखिरी जंग समझ के लड़ रहा है। उसको यह पता है कि अगर आज उसने इंतहाई वीक पोजीशन के ऊपर कोई डील कर ली, कोई सीज फायर कर लिया, तो जैसे 6 माह के बाद अब दोबारा से ये जंग शुरू हो गई है, तो कौन ये गारंटी देगा कि 6 माह के बाद दोबारा से ये जंग शुरू नहीं होगी? क्या खलीजी ममालिक कुछ इस तरह की अनसर्टेन सीज फायर की तरफ आने की अब कोशिश करेंगे कि जब दुनिया की इन्वेस्टमेंट आपके ममालिक में आ रही है और कल को दोबारा से ये जंग आगे बढ़ती है और इस जंग के नतीजे में कहां पे ये बात जाएगी? तो मतलब किस तरीके से आप इस जंग को फिर रोक सकेंगे? तो इसलिए ईरान इसको अपनी आखिरी जंग समझते हुए लड़ रहा है और अमेरिका का अभी तक कोई मफाद या ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो अमेरिका ने इस जंग से हासिल किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फ़ानी, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद।